नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहेंगे आज आर्थिक समीक्षा का भाग दूसरा, जिसमें हम देखेंगे कि हम आगे आने वाले जो 4 चैप्टर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। अब हम देखेंगे अगले 4 चैप्टर यानी कि 5, 6, 7 और 8। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे पे चलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्री श्योर, जो कि स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर से। ठीक है, जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच जो कि स्टार्ट हुआ है दिसंबर से। पीएसआई ऑप्शनल जो कि पढ़ाया जा रहा है मनु सर के द्वारा, ये स्टार्ट हुआ है 28 जनवरी से। वहीं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पार्थ सारथी, जो कि स्टार्ट हुआ है हाल ही में 10 फरवरी से। यहाँ आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि यूपीएससी की जर्नी को हमें किस तरह से आसान बनाना है, साथ ही साथ हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, अपने पेपर्स लगाने हैं, सारी चीज़ों की तरफ से आपको गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से। चलते हैं हम हमारे सर्वे पे। तो ये है आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की जो मुख्य बातें हैं वो। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। इसमें जो विषय सूची है हमारी, जिसमें 5वां अध्याय जो हमें बताता है वो है मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, जिसमें बताएगा कि विनिमय विकास को गति देता है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो हमारा विनिमय विकास है, ठीक है, उसको गति देने की बात करिए किसके द्वारा, मध्यम अवधि के दृष्टिकोण के साथ साथ। मध्यम अवधि के दृष्टिकोण का मतलब हम देखेंगे कि जो 3 से 10 साल तक के बीच का जो समय होगा, ठीक है, इस टेन्योर में है ना, विनिमय के माध्यम से विकास जो होगा उसको गति किस तरह से मिलेगी उसके बारे में हम देखेंगे, चेक करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 अपने इन सभी अध्याय को, अध्याय 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने अध्याय नंबर 5 से। तो वो ये है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपके सामने, और ये जो सर्वे से संबंधित सारे जो चार्ट हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए हम इसका थोड़ा सा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मध्यम अवधि के जो दृष्टिकोण के बारे में, विनिमय विकास है ना, गति दे रहा है वो किस तरह से दे रहा है, और इसके बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन किस तरह से है। ठीक है, चलो भारत को 2047 तक, ठीक है, विकसित भारत बनाने की अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अगले 1 या 2 दशकों में औसतन 8% की स्थिर कीमतों की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इस लाइन को डिकोड करेंगे कि क्या बता रहा है कि भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत होने का जो हमने लक्ष्य तय किया है वो हमने तय किया है 2047 तक का। ठीक है, जिसको हम आए दिन न्यूज़ में भी देखते हैं, और जब ये लक्ष्य हमने तय किया था उस समय भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और तब से हमारे दिमाग में है कि हमें विकसित बनना है 2047 तक। ठीक है, तो अब जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है ना, और हमने फिक्स कर रखा है 2047 तक का समय, तो हमारी जो आर्थिक आकांक्षाएं हैं है ना, को साकार करने के लिए अगले 1 या 2 दशकों में औसतन हमें कितने 8% की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। यानी कि हम ये चाहते हैं कि अगले 2 दशकों में जो कीमतें हैं वो कीमतें स्थिर रहें कितने % के साथ, तो 8% औसतन के साथ। ठीक है, पहली लाइन का डिकोड हमने की, आप उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम वही देखते हैं आईएमएफ के अनुसार कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये बताती है कि आईएमएफ के आर्थिक दृष्टिकोण, यानी कि आईएमएफ की एक ये रिपोर्ट है जिसका नाम है, जो कहीं ना कहीं बहुत प्रचलित है और प्रश्नों में पूछी भी जाती है, ठीक है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, भारत का फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2030 है तब 6.307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि हम किस तरह से और मतलब किस तरह से नहीं, हम कितने ट्रिलियन डॉलर तक अपनी इकोनॉमी का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ डिकोड करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए भारत की जो आज की अर्थव्यवस्था है, भारत की आज की अर्थव्यवस्था वो है अपनी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, अब हम थोड़ा इस लाइन को डिकोड करेंगे कि क्या बता रहा है। तो देखो
कि आईएमएफ की जब हमने ये रिपोर्ट देखी, कौन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें ये बता रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कौन सा, 2028 का, तो इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत 2028 तक कब तक कितना पहुंच जाएगा, तो 5 ट्रिलियन है ना अमेरिकी डॉलर तक, ठीक है, बनाने की हमारी मतलब ये जो सपना है, या फिर ये समझ लो कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि 2030 की, ठीक है, तो 2030 तक ये कितना पहुंच जाएगा, 6.307, ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। अभी हम कितने हैं, तो 3.7 पे, ठीक है। 2028 में हम कितने पहुंच जाएंगे, 5 पे, और 2030 तक हम कितना पहुंचेंगे, 6.30 ट्रिलियन डॉलर तक, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो विकास दर है, ठीक है, यानी कि अभी हम कहां, 2024-25 की अगर हम बात करें तो 24-25 पे हम है 3, ठीक है, और हम ये सोच रहे हैं, यानी कि आईएमएफ की रिपोर्ट ये सोच रही है कि जब 2028 आएगा तब हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 5 तक, और 28 से लेके 30 यानी कि 2 साल में, यानी कि हम कितना पहुंच जाएंगे अमेरिकी डॉलर में, तो 6.30 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच जाएंगे। समझ में आया डाटा पूरा क्या है, चलो ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार कितना अनुमान लगाया जा रहा है, तो थोड़ा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि जो विदेशी संस्थाएं हैं, ठीक है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेके क्या आंकड़े निकाल रही हैं, जिससे पता चलता है हमें कि जैसा दृष्टिकोण हम रख रहे हैं क्या वैसे ही दृष्टिकोण बाकी देशों के साथ रखा जा रहा है या नहीं, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है भारत की एक सकारात्मक छवि के लिए। ये आंकड़े बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। समझ में आई बात। अब देखो भारत की जो मध्यम अवधि की हम बात कर रहे हैं, मध्यम अवधि मैंने आपको बताया था कितना, अगर हम बात कर रहे हैं अपनी 3 से 10 साल के बीच, ठीक है, ये मध्यम अवधि हो गई अपनी। तो भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक वृद्धि को एक नए वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में आंका जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को शामिल किया गया है, थोड़ा सब चीजों को यहां से समझना। हम इसको अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको हम सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि मध्यम अवधि के तौर पे अगर हम लेके चले तो विनिमय को हम कितना गति कर सकते हैं, और उस विनिमय के माध्यम से भारत कितना अपने आप को विकास के मार्ग पे आगे चला सकता है। हमने देखा कि भारत की अभी की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। हमने आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार देखा कि हम 28 तक 30 हो जाएंगे, और फिर वहीं 2030 तक हम कितना, 6 तक पहुंच जाएंगे ट्रिलियन डॉलर तक, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्या ये जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, क्या आज भारत के साथ साथ जितनी व्यवस्थाएं हैं और जो अस्थिरता है जो चल रही है अन्य देशों के साथ भी, क्या इतनी सब कुछ सिचुएशन चलते हुए हम जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सर्वे के अनुसार 3 क्षेत्रों को हमने देखा है। पहली चीज, जिस वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो डाटा है, ठीक है, जो हमने लक्ष्य तय किया है, हो सकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। देखो पहली चीज देख रहे हैं हम भू आर्थिक विखंडन की, यानी कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, है ना, हाँ सॉरी, फ्रेगमेंटेशन की बात करें हम। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं चीन की विनिर्माण शक्ति, ठीक है, और तीसरा है ऊर्जा संक्रमण में चीन पर निर्भरता। हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो लास्ट के जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाइना पर आधारित है। तो हम अपने दिमाग में ये लेके चलेंगे कि चाइना अपने आप में इतना डोमिनेंस कर रहा है कि अन्य देशों की इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उस समय जब हम भारत जैसे देश जो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर निर्भर है कुछ कुछ क्षेत्रों में, या फिर मान सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में जो भारत के लिए आगे विकास के नए मार्ग खोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इन तीनों चीजों को डिकोड करेंगे। क्या बता रहा है, भू आर्थिक विखंडन की बात की जा रही है, यानी कि जिस तरह से मान लो जिस तरह से जो ट्रेड वॉर हो रहे हैं, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, जिस तरह से जो देश हैं व्यापार चला रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से युद्ध की स्थिति बन रही है देशों में, थोड़ा सा इस लाइन को देखो, भू आर्थिक विखंडन। भू आर्थिक विखंडन का मतलब क्या हो गया कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, ठीक है, जो खंडित हो रहा है, किस आधार पे, आर्थिक आधार पे। समझो इस चीज को थोड़ा सा, कि मान लो जैसे कि मैंने आपके सामने ये चीज रखी है, ट्रेड वॉर, ठीक है है ना। ट्रेड वॉर जैसे मान लो कोई चीज है कि अगर मान लो कोई एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करना चाह रहा, तो और कुछ तो नहीं, कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है ना। तो जो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भाई जो देश है वो आपस में व्यापार नहीं करना चाहते,
ठीक है, इस तरह से दो देश आपस में अलग हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सिंपल वे में समझना कि चीजें चल कर रही हैं। दूसरा मैंने पॉइंट लगा है कि देश जो व्यापार चले आ रहे हैं, ठीक है, देश जो है वो ऐसे देश जो व्यापार चला रहे हैं, जैसे कि मान लो कि पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि हम ये कोशिश करते थे कि हमारे जो संबंध है वो सभी देशों से बने रहें, ठीक है, पर लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, ठीक है, तो कहां चीजें को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, हम उनसे अपने व्यापारिक संबंध को हम क्या करेंगे, हम मजबूत करेंगे। तो ये दूसरा एक उदाहरण हमने सामने देखा, किस चीज का, भू आर्थिक विखंडन का। समझ में आई बात। तीसरी चीज हम देखते हैं युद्ध स्थिति में, ठीक है। अब युद्ध स्थिति तो सिंपल सीधी सी बात है, जैसे हम इजराइल वाला जो क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि वो क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा भू राजनीतिक क्षेत्र इस तरह से ज्यादा जरूरी है कि वहां अगर किस तरह की अस्थिरता बनती है तो उस स्थिर में उस क्षेत्र में अगर कुछ अस्थिरता हुई तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी बहुत बुरी तरह से पड़ता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट है अपना ये वाला कि जो मान लो जो दो देश हैं, ठीक है, वो मित्र राष्ट्र हैं, तो उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध बनाने के लिए तवज्जो दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो शांति से आप थोड़ा समझिएगा। तो इस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, भू आर्थिक विखंडन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं, चीन की विनिर्माण शक्ति यानी कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर, है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के पास जो विनिर्माण की शक्ति है, यानी कि अपने देश में चीजों को बनाने की शक्ति है, उसने बाकी के सभी देशों को क्या किया है, बाकी के सभी देशों को अपने ऊपर आश्रित कर लिया है, निर्भर बना दिया है, ठीक है। ज्यादा दूर कहां जाना, हम भारत का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। भारत भी कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी तो हम लिथियम ले लेते हैं, ठीक है, जहां हम भविष्य में ईवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहीं हमें इस चीज के लिए, लिथियम के लिए कहीं ना कहीं चाइना पर हम निर्भर हैं, ठीक है। तो ये निर्भरता इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल वस्तुएं हो, ठीक है, हमारी जो निर्भरता है वो चाइना पे बनी हुई है, ठीक है। तो चीन की विनिर्माण शक्ति, ये मैंने भारत का एक एग्जांपल लिया था, भारत के साथ साथ ऐसे कई देश हैं, ठीक है, जैसे श्रीलंका का ले लेते हैं हम, ठीक है। श्रीलंका तो अब पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जब से कर्जा लिया है और जब कोलंबो पोर्ट का जो समझौता हुआ है उसके बाद से तो ये समझिए कि श्रीलंका अब धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है। पर एक समय ऐसा था कि सही में चाइना और श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक गिरावट हमने देखी थी उसका परिणाम हम ये मान सकते हैं, क्या, ये चाइना पे निर्भरता, ठीक है। तीसरी चीजें हम देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण में चीन पर निर्भरता। हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे सोलर पावर को बढ़ाने की, एग्जाम्पल से समझ के बता रही हूं मैं आपको। भारत को अपनी जो सोलर पावर है ना, उसको बढ़ाना है, उसके लिए भी बहुत सारे लक्ष्य हमने तय किए हुए हैं। पर लेकिन जो सोलर पैनल है, क्या वो हम अपने यहाँ बना पा रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम आयात कर रहे हैं, और आयात हम कहां से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चीन से, ठीक है। तो बात यही कर रही है कि ऊर्जा संकरण में चीन पर निर्भरता भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी बढ़ी हुई है, ठीक है। ये था तीनों पॉइंट का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इनके डिटेलिंग पे, ठीक है। देखो, पहली चीज हम देखते हैं कि भू आर्थिक विखंडन, ठीक है, क्या बताती है ये GEF? ये एक नीति संचालित प्रक्रिया है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी कुछ देखा, मैंने आपको जितना भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया, उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया जा रहा है वो हम पूरी चीजों को डिकोड करेंगे, ठीक है। देखो, GEF एक नीति संचालित प्रक्रिया है जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण को उलटने का संकेत देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था, वैश्विक आर्थिक एकीकरण होता था कि जो विश्व है वो आर्थिक तौर पे एकीकृत माने जाते थे, पर लेकिन अब इसका क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है, ठीक है। यह रणनीति विचारों द्वारा निर्देशित होती है और व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रवासन जैसी विभिन्न चैनलों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्भाषित कर रही है, ठीक है। अब जिस तरह से धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, उसी हिसाब से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिभाषा भी क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है। यानी कि अब परिस्थिति जैसी होगी उस हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था की परिभाषा को हम वर्गीकृत करेंगे या फिर वर्णन करेंगे, ठीक है। चलो, अब इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखते हैं कि इसका महत्वपूर्ण प्रभाव क्या हो रहा है। आप बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है भू आर्थिक विखंडन का मतलब समझना, कि किस आधार पर हम विखंडन को देख रहे हैं उसका समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रभाव देखते हैं इसमें कि व्यापार और निवेश पर, है ना, प्रतिबंधों में वृद्धि। क्या बताता है ये कि 2020 से 24 के बीच, ये हम टाइम ले रहे हैं अपना,
वैश्विक स्तर पर 24,000 से अधिक नए व्यापार और निवेश प्रतिबंध लागू किए गए हैं। नए व्यापार और क्या, निवेश। ठीक है, कब से कब तक, 2020 से लेके 24 तक, 24,000 से अधिक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि अगर दो देशों को आपस में व्यापार नहीं करना है तो जाहिर सी बात है वे क्या करेंगे, वे सिंपल सीधी सी बात है मना नहीं करते, क्या कर देते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, दो देशों को आपस में समझ में आ जाता है कि भाई अब हमें समझ में आ गया कि ये हमारे साथ व्यापार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखें एफडीआई प्रवाह का संकेंद्रण, यानी कि एफडीआई में उम्मीद कर रही हूं अभी तक जो हमने पिछला वाला टॉपिक था, ठीक है, उसमें एफडीआई को हमने डिटेल में पढ़ा था, आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, अब अधिकतर भू राजनीतिक रूप से संरेखित देशों के बीच केंद्रित हो रहा है, जिसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों के बीच में ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और चूंकि दो मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है, तो वो पहली जो प्रेफरेंस है, तवज्जो है, वो अपने मित्र राष्ट्र को देंगे, चाहे वो व्यापार करने की हो या उस एक देश के द्वारा दूसरे देश में निवेश करने की हो, यानी कि एफडीआई करने की हो। ठीक है, तो जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, तो नुकसान होगा उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था का, जिसमें हम भी आते हैं। समझे इस बात को? ठीक है, चलो तीसरी चीज हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूएनआईडीओ, ठीक है, ने भविष्यवाणी की है। अभी तक हमने आईएमएफ का देखा था, अब हम एक इस संस्था का देखते हैं कि ये क्या भविष्यवाणी कर रहा है कि चीन 2030 तक वैश्विक विनिर्माण का 45% उत्पादन करेगा, जिससे यह अमेरिका और उसके सहयोगियों को पीछे छोड़ देगा। यानी कि ये संस्था बताती है कि आगे आने वाला जो समय है वो किसका है, वो चाइना का है। और ये कैसे पता चल रहा है हमें, तो ये पता चल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो वैश्विक विनिर्माण होगा विश्व स्तर पे सभी देशों की अगर हम तुलना करेंगे तो उस तुलना में 45% जो उत्पादन होगा वो अकेला कौन कर रहा होगा, वो चाइना कर रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चीन की सौर पैनल निर्माण क्षमता की। तो देखो चीन सौर पैनल निर्माण क्षमता में 80% की हिस्सेदारी है। भाई ये डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं, ठीक है, तो और अगर इससे रेलेवेंट या फिर आईआर से संबंधित कोई सवाल आता है तो हम इन डाटा को उठा के सीधे डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए डाटा है। ठीक है, और ये डाटा इतने हैं कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को वाकई हिला देने वाली है। ठीक है, यानी इनकी भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसे कदम खोजने पड़ेंगे कि जिस तरह की भविष्य की नीतियां चल रही हैं उस तरह पे भारत को संभलने की काफी ज्यादा जरूरत है। राइट, अब देखो सौर पैनल निर्माण क्षमता, इसकी हम बात करें तो 80% हिस्सेदारी है, ठीक है, चीन की, और दुनिया की बैटरी निर्माण क्षमता पर भी हावी है। अब ये मैंने आपको बताया था, बैटरी बना रहा है चाइना, ठीक है, और बाकी के जो सारे देश है वो कहीं ना कहीं सोलर पैनल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन हम यह देख रहे हैं कि मार्केट की वजह मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली हुई है कि एक ही व्यक्ति है जो कि 80% हिस्सेदारी अपने पास रखा है, 20% बाकी देशों के पास, जो कि बहुत ज्यादा कम है। समझ में आई बात, किस तरह से चीजें चल रही है, हमने सब कुछ देखा। चलो अब हम चलते हैं विनियमन हटाना और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, देखो विनियमन का मतलब वो होता है कि किस तरह से नियम कानून पालन हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि व्यापार करने के लिए जो सही में नियमों का संचालन होना चाहिए, क्या वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, देखो सरकारें क्या कर रही हैं, व्यवस्थित रूप से विनियमन हटाने के लिए 3 चरणों की प्रक्रिया अपनाकर नियमों की लागत प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकती है। ठीक है, पहला देखते हैं हम व्यापार करने में आसानी। अब हम अपने स्तर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस परिस्थिति से कैसे उबर के आए और हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, यानी कि हम अपने यहाँ के जो नियम है ना, उनको इतना लचीला कर दे ताकि चीजें बहुत ज्यादा आसानी से हो। जैसे कि व्यापार करने में आसानी, पहली चीज हम ये लेके आना चाह रहे हैं, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कितने EODB 2.0, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाह रहा है, यानी कि कोई संस्था या देश हमारे देश में निवेश करना चाह रही है, तो हमारी जो नियमन प्रणाली है वो इतनी आसान हो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, और बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं हो। ठीक है, तकनीकी तौर पे सारे क्या बोलते हैं इसको, जांच पड़ताल सारी हो जानी चाहिए, ताकि जो निवेश भी हो रहा हो वो सुचारू और सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की अगर प्रक्रिया सरल होगी तो जाहिर सी बात है हम निवेश को आकर्षित अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है विकास भी कर पाएंगे। फिर देखो क्या बताती है कि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के तहत उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विनिमय की आवश्यकता कम की जा सकती है।
ठीक है, यानी कि अन्य राज्यों और देशों के साथ भारत के विनियामक ढांचे की तुलना करना। दूसरा कदम ये उठा रहे हैं हम। देखो ये कहां की बात बता रहा है, जैसे कि हम देखें कि भारत में है ना, भारत में ऐसे राज्य जहां निवेश करना आसान है। ठीक है, देखो वैसे तो सभी जगह आसान है, ठीक है, अगर नियमन को हम थोड़ा सा सरल और आसान प्रक्रिया वाला बना दे तो, पर लेकिन जहां तुलनात्मक रूप से आसान है वो हम बात कर रहे हैं। जैसे हो गया गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब भारत में ऐसे राज्य है ना जहां निवेश करना मुश्किल है, तो वो मान लो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि केरला हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। तो वहां पे जो कागजी कार्रवाई है, ठीक है, नियमन प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी ज्यादा क्या बोलते हैं, उलझा देने वाली होगी या परेशान करने वाली होगी। ठीक है, तो ऐसे राज्यों में, ठीक है, जहां पे निवेश थोड़े मुश्किल हो रहे हैं या कम स्तर पे किए जाते हैं, तो वहां पे हम नियमन प्रणाली है उसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। ठीक है, अब यही अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें, विश्व स्तर पे बात करें, तो कौन सी चीजें हमारे सामने आती हैं कि मान लो ऐसे देश जहां निवेश हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसे देश की बात चल रही है, आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हो गया अमेरिका, सिंगापुर, ठीक है। और वहीं ऐसे देश है ना जहां निवेश करना तुलनात्मक रूप से क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें लैटिन अमेरिका, ठीक है, और जैसे मान लो अफ्रीका का कुछ क्षेत्र, हमने थोड़ा सा आसान भाषा में समझा कि हमने क्षेत्र वाइज भी इसको विभाजित कर लिया, तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई चीजें किस तरह से चलती हैं। ठीक है, पहला चीज हो गई कि हमें नियम जो है, ठीक है, निवेश करने के, जो अगर मान लो कोई कंपनी लगाना भी चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करें कि नियमों को आसान करें। ठीक है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अन्य राज्यों और देशों के साथ भारत के विनियमन ढांचे की तुलना करें। हम ये देखें कि बाकी के देशों में विनियमन ढांचे किस तरह से हैं, ठीक है, हम उनके ढांचों से किस तरह की चीजें सीख सकते हैं और अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि विनियमन की लागत का आकलन करके उसका प्रभाव उद्योगों पर मापना, कि विनियमन करने पे हमें कितना क्या बोलते हैं लागत आती है, और बाद में उसका एवरेज निकालना, किससे कि उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, उससे इसे मापना। समझ में आई बात? हम ये तीन चीजों के बारे में कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम नियमों की लागत प्रभावशीलता की समीक्षा हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला चरण होगा हम उन क्षेत्रों की पहचान करना जब विनियमन की आवश्यकता कम की जा सकती है। साथ ही साथ ये देखना कि विनियमन ढांचे की तुलना करना, ठीक है, अन्य देशों से, और लागत का आकलन करना और उसका प्रभाव उद्योगों पर मापना। ठीक है, अब अगर हम नियमों को आसान करते हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। ठीक है, अगर हम नियमों को आसान करते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे? ठीक है, तो पहला लाभ हम देखेंगे कि व्यापार करने की लागत में कमी, है ना, यानी कि जटिल नियमों को हटाने से कंपनियों की परिचालन लागत घटेगी और निवेश में वृद्धि होगी। यानी कि आप जितना ज्यादा कागजी कार्रवाई करोगे, उसमें जितना खर्च होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं, ये जो भी खर्च होगा, ये भी आप अपने उद्योगों का जो लास्ट का टर्नओवर निकलेगा उसमें ही तो ऐड करोगे। मतलब कि कितना आपने खर्च किया और कितना लाभ मिला, जब बाद में आप पूरा औसत लाभ निकालोगे तो इस खर्चे को भी तो आप उसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हम इन जटिल नियमों को हटा देते हैं, ठीक है, तो कंपनी की जो लागत है वो घट जाएगी और निवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पहला लाभ कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, यानी कि छोटे और मध्यम उद्योग हैं, इनके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। यानी कि ये जो चाहे बड़े उद्योग हो चाहे छोटे उद्योग हो, ठीक है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि भाई नियमों को पूर्ति करने के लिए जितना भागदौड़ एक बड़ी कंपनी कर रही है, उतनी भागदौड़ एक छोटी कंपनी करेगी, पर बड़ी कंपनी को शायद इतना इफेक्ट ना पड़े जितना एक छोटी कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो एकदम से अपने शुरुआती दौर में है, ठीक है, ऊपर से अभी जो जैसे कंपनी होती है उनको शुरुआती तौर पर उनको बजट भी उतना ही रहता है। अगर आधे ज्यादा बजट वो अपने नियमन पालन करने में खर्च कर देगी, तो बाद में निवेश कैसे करेगी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा, दूसरा लाभ कि कम सरकारी हस्तक्षेप से उद्यमियों को अपने मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा।
ठीक है, और राज्य और निजी क्षेत्र के बीच विश्वास बढ़ेगा, नवाचार उत्पादकता में सुधार होगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलो, और तीसरा क्या हो सकता है, आसान अनुपालन, यानी कि सरकारें अब कठोर नियंत्रण आधारित दृष्टिकोण से हटकर जोखिम आधारित नियम की ओर बढ़ेंगी, ठीक है, और दोषी साबित होने तक। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज हमारी छूट रही है, नवाचार बढ़ावा मिलेगा, आसान अनुपालन होगा, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको डिकोड करेंगे कि सरकारें एक कठोर नियंत्रण आधारित दृष्टिकोण से हटकर जोखिम आधारित नियम की ओर बढ़ेगी, ठीक है, और दोषी साबित होने तक निर्दोष के बजाय निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं जैसी नीति का पालन किया करेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ए नाम का कोई व्यक्ति है, माफ करना, मानो ए नाम का व्यक्ति है जिसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, उस कंपनी का नाम है सी, ठीक है, इस कंपनी को स्टार्ट किया। अब लेकिन जब इस कंपनी को स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट किया ही है, ठीक है, तब से, जब से स्टार्ट किया है तब से सरकार इस पे क्या है, नजर बनाए रखे अपनी, सरकार की इसके ऊपर नजर है, ठीक है, कि यानी कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से सरकार की नजर में ये कंपनी दोषी है, ठीक है, कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ कागज कम लेके आएगी, इसके नियमन में कमजोरी होगी, सारी चीजें, ठीक है। यानी कि शुरू से ही सरकार की इतनी ज्यादा नजर है कि वो व्यक्ति अपने निवेश पर, अपनी कंपनी को विस्तार में ध्यान नहीं लगा रहा, वो बस इस चीज पे ध्यान लगा रहा है कि मुझसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का ध्यान बढ़ गया। अब इसमें बदलाव कहां हुआ है, तो बदलाव ये हुआ है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष के बजाय निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं, यानी कि अब बदलाव ये आया है हमारे सामने कि ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, अब ये अपनी कंपनी को, इसने सी कंपनी को इसने स्टार्ट किया। अब जब स्टार्ट किया, कंपनी अच्छे से चल गई, तब तक सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। हस्तक्षेप कहां करेगी, जब सरकार को लगेगा, ठीक है, इसने कोई नियम तोड़े हैं, तब सरकार क्या करेगी, इसको दोषी करार करेगी और उस पर क्या करेगी, जांच करेगी। यानी कि जो कि हम इसमें पढ़ रहे थे, क्या बता रहा है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष, यानी कि जब तक हम उस कंपनी के पीछे पड़े हैं, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता, ठीक है। और फिर हम बात करें कि बजाय, यानी कि के स्थान पर निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं जैसी नीति लागू की जा सकती है, यानी कि निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं। आसान भाषा में समझो, ठीक है, कि पहले तो उस व्यक्ति को अच्छे से काम करने दो, जब तक कुछ गड़बड़ ना निकले, है ना, तब तक हम उसको बिल्कुल फ्री छोड़ते, लेकिन जहां कुछ नियमों में गड़बड़ निकली वहां पे उसकी जांच हम पड़ताल शुरू करेंगे। और पहले क्या होता था कि पहले कंपनियों को यही डर लगा रहता था कि हमें सारे नियम पालन करने हैं, ठीक है, तो आधे से ज्यादा दिमाग सरकार का वहीं लगा, कंपनियों का वहीं लगा रहता था और अपने निवेश पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। ये समझ में आई बात। चलो, अब हम चलते हैं हमारे पहले चैप्टर के निष्कर्ष पे कि भारत के लिए आगे का क्या रास्ता हो सकता है, कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए विनियमन हटाने, ठीक है, बुनियादी ढांचे में निवेश और संतुलित ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। किस किस चीजों में, विनियमन यानी कि जो नियम है उन्हें आसान करने पे, बुनियादी जो ढांचे हैं उनमें निवेश करने पे और संतुलित ऊर्जा संक्रमण पे, ठीक है। सरकार की भूमिका क्या बताती है, एक सक्षम वातावरण बनाने की है, जबकि उद्योगों को नवाचार और उत्पादकता में सुधार करने की प्रक्रिया देनी चाहिए हमें, ठीक है। तीसरा हमें बताता है इस अध्ययन का उद्देश्य नीति निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका का प्रदान करना है और निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से सुधार की संभावनाओं को तलाशना है, ठीक है। समझ में आया ये पूरा पहला चैप्टर क्या था, ठीक है, कि हमने देखा कि जो भू आर्थिक विखंडन हो रहा है, ठीक है, चीन पर जो निर्भरता बढ़ रही है, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में हो या फिर ऊर्जा के क्षेत्र में हो, वहां हमने देखा कि हम भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर निर्भर है, ठीक है। हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी, ठीक है, जो आज कहाँ है, ठीक है, अगले 2028 में कहाँ होगी और 2030 में हमारी स्थिति क्या होगी, ठीक है। हमने देखा कि अगर इस तरह की चीजें चली तो आगे आने वाली परिस्थितियां हमारे लिए प्रतिकूल हो सकती हैं, तो हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ना पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम विनिमय जो हो सकता है, वो जो रेगुलेशन है उनको हम थोड़ा आसान करें, ठीक है, ताकि निवेश बढ़े, ठीक है, और उद्योगों में भी कहीं ना कहीं विकास आए, ठीक है। और हमने देखा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें हम किस तरह की चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं, हमने ये सारी चीजों को देखा, ठीक है। तो ये था हमारा 5वां चैप्टर। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, तो चलिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर 6 पे, ठीक है। अब तक हमने देख लिए हैं सारे 1 से लेके 5 तक के सभी चैप्टर।
देखते हैं हमारा छठा चैप्टर कौन सा है, तो निवेश और अवसंरचना, इसे आगे बढ़ाना। ठीक है, ये हमारे सर्वे का छठवां चैप्टर है। जैसे कि इन दो टर्मिनोलॉजी से आप सभी लोग अवगत होंगे कि ये क्या है। निवेश का मतलब है कि किसी क्षेत्र में, आसान भाषा में हम समझे, बोलचाल की भाषा में, पैसा खर्च करना। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, पैसा खर्च करना, है ना। और अवसंरचना का मतलब क्या हो गया, अवसंरचना का मतलब हो गया, जाहिर सी बात है, जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ऐसे जो क्षेत्र हैं, है ना, ये जो क्षेत्र हैं, इनमें अगर हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, तो सरकार और निजी कंपनियों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि एक पूरे सेंटेंस में अगर हम चीजों को समझें कि सरकार और निजी कंपनियों के माध्यम से अगर हम निवेश करते हैं किन अवसंरचनाओं में, तो जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ठीक है, कंपनियां हो गई, ठीक है, तो इन सब पे अगर हम निवेश करते हैं तो जाहिर सी बात है भारत का विकास हो सकता है। ठीक है, भारत का विकास कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ समझेंगे हम कि मान लो सड़क अच्छी होगी, आवागमन की सुविधा ठीक से होगी, ठीक है, लोगों के आने जाने में, साथ ही साथ माल को लाने ले जाने में सुविधा होगी। रेल से भी हम देखें, इससे कहीं ना कहीं जो हमारा माल होगा, ठीक है, जो जिसकी हम आवाजाही करेंगे, वो आसान मतलब आसान रास्ते, साथ ही साथ आसान कीमतों पर, यानी कि सस्ती कीमतों पर माल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता पर भी इस जो माल जो हमारा गया है सस्ता, ठीक है, उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो कि यहीं पे अगर हमें माल की आवाजाही महंगी पड़ती, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता तक इस माल की कीमत पहले के मुकाबले बढ़ के जाती। ठीक है, चलो कि मान लो कि अगर हम किसी चीज को, मतलब कोई भी एक वस्तु को अगर हम एयरपोर्ट के माध्यम से या फिर हमारे जो एयरवेज के माध्यम से अगर हम मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लाने ले जाने में कीमत बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है, क्योंकि समय कम लगता है। ठीक है, इस वजह से हमें उस चीज़ को पे भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बस सिंपल चीज़ें समझा रही हूँ, ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं। ओके, चलो तो हम चलते हैं हम हमारे छठवें चैप्टर पे कि हमें हमारा लास्ट चैप्टर बता क्या रहा है। ठीक है, सेकेंड, ओके, चलिए देखो, निवेश और अवसंरचना, एक मिनट देखो, निवेश बढ़ाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। निवेश बढ़ाने के तरीके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका हम देख लें कि हम एफडीआई को ज्यादा प्रमोट करें। ठीक है, सरकार से कहें कि खर्च ज्यादा करो। ठीक है, निजी कंपनियों को हम प्रोत्साहन दें। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मार्ग हो सकते हैं जहां से हम निवेश में जो अवसंरचना है, ठीक है, सॉरी, निवेश बढ़ा हम सकते हैं इन तरीकों के माध्यम से। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने एक सिंपल से इंट्रोडक्शन की तरफ, परिचय की तरफ। ठीक है, कि हमारा सर्वे इस अवसंरचना में अगर निवेश करना है हमें, तो उसके लिए क्या हमें इंट्रोडक्शन देता है। देखो, पिछले 5 वर्षों में अगर हम बात करें तो सरकार का मुख्य फोकस भौतिक, डिजिटल और सामाजिक अवसंरचना में सर्वाधिक व्यय को बढ़ाने, है ना, अनुमोदन प्रक्रियाओं को तेज करने और संसाधनों को जुटाने पर रहा है। ठीक है, अगर हम वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2024 की बात करें, यानी कि 20 से अगर हम 24 की बात कर रहे हैं, तो अवसंरचना क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत जो खर्च है हमारा, ठीक है, वो कितना हुआ है, 38.8% की दर से बढ़ा है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो खर्च है वो कितना हुआ है, 38.8% की दर से वृद्धि हुई है। किस चीज में, खर्च में। ठीक है, समझ में आई बात, किस तरह से चीजें चल रही हैं यहाँ पे। अगर आपको पूंजीगत व्यय के बारे में जानना है तो तथास्तु आईएएस का हिंदी चैनल है, उसमें एक इकोनॉमिक्स के बेसिक परिभाषाओं की मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप सर्वे पढ़ो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर। ठीक है, चलो हम ये देख रहे हैं कि भाई सरकार खर्चा तो कर रही है क्योंकि पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है। ठीक है, अब देखो विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में विकास कैसे, कि भौतिक अवसंरचना की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ हमने छोटी छोटी चीजों में तो देखा कहाँ पे, देखो भौतिक अवसंरचना, देखो भौतिक, डिजिटल
और सामाजिक अवसंरचनाओं पे कहीं ना कहीं सरकार का मुख्य फोकस रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं अपनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भौतिक अवसंरचना, जिसमें हम पहले कवर करेंगे किसको, रेलवे क्षेत्र को। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच 17 नई वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन में तो मतलब ज्यादातर लोगों ने सफर किया होगा, सबने सुना भी होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उन लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, वंदे भारत ट्रेन के बारे में। ठीक है, नेटवर्क से जोड़ा गया। ठीक है, अपने आप में जो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है ये। ठीक है, अब देखो 91 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किए गए हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये क्या होते हैं, रेलवे ने ऐसा चालू किया है। ठीक है, रेलवे ने ऐसा एक साधन आपको दिया है, सॉरी, जहां सड़क हो गया, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, जहाज हो गए, ठीक है, और प्लेन के माध्यम से, ठीक है, हवाई जहाज के माध्यम से और ये परिवहन साधनों के माध्यम से माल को लाया जा सकता है, लाया या ले जाया जा सकता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक है, कार्गो का मतलब लाने ले जाने वाली एक हम साधन को समझते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है, तो ये रेलवे के द्वारा है, गति शक्ति मल्टी मॉडल। ठीक है, और कितने, तो 91। ठीक है, ये हमने चालू की है। और भारतीय रेलवे का अपना लक्ष्य क्या है, 2029-30 तक हमने 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हमें हासिल करना है। यानी कि भारतीय रेलवे का भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि 2029-30 तक हम 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करेंगे। ठीक है, हम यानी कि अपनी जो रेलवे से जो ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे, तो हम 29-30 तक हम इतना करेंगे कि हम 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हम हासिल कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख पहल की, कि हम इतने बड़े लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ठीक है, उनकी पहल क्या है, तो पहली पहल हम देखते हैं स्वचालित ब्लॉक सिग्नल। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, देखो पहले ऐसा होता था कि अगर मान लो कि कोई सुरंग है, ठीक है, जिसमें से अगर ट्रेन को जाना है, निकलना है, तो मानवीकृत सिग्नल दिए जाते थे। ठीक है, पर लेकिन अब इसका प्रयोग हम किस माध्यम से कर रहे हैं कि अब ये कहीं ना कहीं एआई आधारित है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत है, एआई आधारित नहीं बोलेंगे, कंप्यूटरीकृत है। ठीक है, जिसमें से अगर मान लो कोई ट्रेन आगे रुकी हुई है, ठीक है, तो पीछे आने वाली ट्रेन को रेड सिग्नल मिल जाएगा कि आपको वहीं रुकना है। ठीक है, अगर आगे जाने वाला रास्ता पूरा क्लियर है तो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, जिससे जो पीछे ट्रेन खड़ी है वो आसानी से निकल के जा सके। अब इसका लाभ क्या होगा, लाभ ये हो सकता है कि जो ट्रैफिक लग जाता था, ठीक है, और ट्रैफिक लग जाने की वजह से लोगों को आने जाने में और माल को लाने ले जाने में जो परेशानी होती थी, उस परेशानी से हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिली है। ठीक है, तो इसलिए ये स्वचालित यानी कि अपने आप चलने वाला ब्लॉक सिग्नलिंग, यानी कि ऐसे ब्लॉक बनेंगे जो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल देंगे कि आगे जो रास्ता है उस पर ट्रैफिक तो नहीं है, कोई ट्रेन तो नहीं खड़ी, और अगर ट्रेन खड़ी है तो रेड सिग्नल दिया जाएगा, अगर ट्रेन नहीं है तो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, देखो उच्च घनत्व मार्गों की क्षमता बढ़ाने से स्थापित किया गया है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल योजना, ठीक है, इसको बनाया गया है किसके द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक है, अब देखो 2015 में स्वीकृत इस 508 किलोमीटर की परियोजना को जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, अब इस तरह की जो अगर हम परियोजना को लेके आ रहे हैं तो उनका लाभ सीधी सी बात है यही मिलता है हमें कि लोगों को लाने ले जाने में, ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो उनको आसानी होती है। ठीक है, हाई स्पीड जैसी जो रेल परियोजना अगर चल रही हैं तो जाहिर सी बात है जो संसाधन है ना, जो लोग काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए सुगमता के साधन होने अति आवश्यक है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरा सड़क क्षेत्र की। पहले हमने रेल क्षेत्र के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं सड़क क्षेत्र की कि वर्तमान स्थिति क्या है। भारत के पास कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 1,40,195 किलोमीटर शामिल है।
ठीक है, हमारे पास सड़क नेटवर्क कितना है, इतना, ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेटवर्क है वो इतने हैं, ठीक है। जो हमारे नेशनल हाईवे नेटवर्क कुल सड़क माल पे यातायात कितना करते हैं, 40%। नेशनल हाईवे नेटवर्क कुल सड़क माल यातायात का 40% वहन करता है अपने आप में, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हमने किया है, यानी कि ये भी हम देख रहे हैं कि जो अवसंरचनाओं के निर्माण में, ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि भी हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से माल का यातायात हो रहा है उसमें भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब बात करें कि सड़क क्षेत्र में जो मुख्य पहल है वो कौन सी है। भारतमाला के बारे में हमने सभी जाना है, ठीक है। देखो, भारतमाला बेसिकली क्या है कि आधुनिक और सुरक्षित सड़क निर्माण हमें करना है, ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के हमें राजमार्गों को और ज्यादा बेहतर करना है, ठीक है। ये सारे जो की पॉइंट्स है वो किस में दिए गए हैं, तो भारतमाला परियोजना में दिए गए हैं। कब इसको हम लेके आए थे, 2017 में लेके आए थे। लक्ष्य क्या है इसका कि 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का हमें क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। 2024 तक लगभग 76% परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और 18,926 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। किस परियोजना के तहत, तो भारतमाला परियोजना के तहत। हमारे लिए जरूरी है भारतमाला परियोजना क्या है, की पॉइंट्स क्या है इसके, ठीक है, कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और अगर हम इसका सर्वे के तौर पे आउटकम देखें तो वो भी हमें एक अच्छा आउटकम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, ये क्या है, देखो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देखो क्या बता रहा है ये कि दिसंबर 2024 तक चेन्नई, इंदौर, नागपुर, जालना, जोगीघोपा जो कि असम में है, ठीक है, बेंगलुरु में 6 हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्वीकृत हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज कमेंट करके मुझे बतानी है कि भारत का पहला MMLP कहां स्थापित किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें सर्च कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं, हमने रेल देख ली, सड़क देख ली, अब हम चलते हैं नागरिक उड्डयन पे, ठीक है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखो हवाई अड्डों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाकर 8.0 मिलियन टन हो गई है, ठीक है, पहले के मुकाबले, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है। अब ये क्या होती है, क्या कार्गो हैंडलिंग क्षमता। कार्गो हैंडलिंग क्षमता बेसिकली वो हो गई कि अगर मान लो किसी एक एयरपोर्ट पे माल आ रहा है तो उस माल को हम अपने यहाँ समय में कितने समय तक अपने पास रख पा रहे हैं, उस पूरे माल को रखने की क्षमता, फिर उसको डिपोर्ट करने की क्षमता, ठीक है, उसकी देखरेख की क्षमता, निगरानी की क्षमता, ये जो सारी जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो किस में आती हैं, तो कार्गो हैंडलिंग क्षमता के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखो इसकी पहल देखते हैं, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि अगर हम माल की आवाजाही में इतनी सुगमता बरत सकते हैं तो हम लोगों के लिए, है ना, उनके आवाजाही के लिए तो बहुत अधिक सुगमता तो हम बरत ही रहे हैं, यानी कि उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। अब वो कैसे हो रही है वो हम देखते हैं उड़ान योजना के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़ान योजना बेसिकली इसी के लिए थी कि हमारी जो उड्डयन है, यानी कि जो हमारी फ्लाइट्स है वो इतनी ज्यादा सस्ती हो, ठीक है, जो आम आदमी भी उसका प्रयोग कर सके आने जाने के लिए, कि जो फ्लाइट्स है वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग के लिए केंद्रित होकर ना रह जाए, इसका फायदा सभी लोग उठाएं, ठीक है, सभी समय पे और जल्दी कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर इमरजेंसी है या फिर नॉर्मल भी तो वो जा सके। तो ये किसके लिए है, ये आम आदमी के लिए, ठीक है, प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। जो हवाई अड्डे एक तो इस तरह के स्थापित करना, इस तरह की अवसंरचनाओं का निर्माण करना, ठीक है, ताकि इस तरह की अवसंरचना सभी लोगों के जो घर हैं, तहसील है, उनके आसपास भी बनी रहे, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी ठीक है, पहली बात हमने देखी इस उड़ान योजना के माध्यम से कि जो हमारी अवसंरचना है, ठीक है, उसमें विकास हो, कौन सी, जैसे हवाई अड्डे वगैरह बनाना। दूसरी तरफ हमने देखा कि जाहिर सी बात है कि जो हमारी फ्लाइट है ना, फ्लाइट की कीमतों में कमी करना, ताकि एक आम आदमी, ठीक है, चाहे एक गांव का व्यक्ति भी इस फ्लाइट के लिए वहन कर सके, ठीक है, पैसे खर्च कर सके और हवाई जहाज में बैठ सके, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब इसमें क्या देखने को मिला हमें कि
क्या हो रहा है, 619, जस्ट अ सेकेंड, ओके, देखिए 619 मार्गों को इसमें जोड़ा गया इस योजना के माध्यम से, यानी कि इस तरह की अवसंरचना बनी है जिसमें 619 मार्गों को आपस में कनेक्ट किया है ताकि फ्लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। और 88 हवाई अड्डे, 2 जल एरोड्रोम्स और 13 हेलीपोर्ट्स को हमने चालू किया है। एरोड्रोम्स बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक अवसंरचना इस तरह की है, इस तरह का क्षेत्र है जहां पे जो हवाई जहाज है, ठीक है, वह पानी में लैंड कर सके, ठीक है, और पानी से ही उड़ान भर सके, पानी की सतह से, है ना, पानी की सतह से उड़ान भर सके, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोड्रोम्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम हेलीपोर्ट्स की बात करें तो हम ये सब जानते हैं कि जो हमारा हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, उसके लिए हम जो हेलीपैड बनाते हैं तो उसके निर्माण की बात चल रही है, ठीक है, अंतर समझ में आया दोनों में। तो हमने 88 हवाई अड्डे बनाए, 2 जल एरोड्रोम्स बनाए और 13 हेलीपोर्ट्स को हमने चालू किया है, ठीक है। अब बात करें हम बंदरगाह की, शिपिंग की और अंतरदेशीय जलमार्ग की, ठीक है, सारी चीजों को हमने देखा। पहले हमने सड़क देखी, फिर रेल, पहले हमने रेल देखी, सड़क देखी, फिर उसके बाद हमने देखा हमारे जो हवाई क्षेत्र है उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं पानी वाले क्षेत्र के बारे में, यानी बंदरगाह, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि बंदरगाहों की परिचालन क्षमता में सुधार किया गया है, ठीक है, जो हमारे बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनकी परिचालन क्षमता को हमने सुधार किया है। कैसे सुधार किया होगा, जाहिर सी बात है उनको तकनीकीकृत करके, आज की आधुनिकीकरण को जारी करके हमने कहीं ना कहीं बंदरगाह की जो परिचालन क्षमता है उसमें सुधार किया है, ठीक है। अब प्रमुख बंदरगाहों पर औसत कंटेनर जो टर्न अराउंड समय घटाकर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 में 48 घंटे और 1 मिनट था, उसे हमने हमारे फाइनेंशियल ईयर 25 में 30 घंटे और 4 मिनट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं, ये क्या है। देखो, पहले क्या होता था कि प्रमुख बंदरगाह औसत कंटेनर टर्न अराउंड, ठीक है, कंटेनर टर्न अराउंड समय, 2 मिनट देना मुझे। देखो, औसत कंटेनर टर्न अराउंड समय, देखो पहले ये समय होता था 48 घंटे का और अब कहीं ना कहीं ये समय हो गया है 30 घंटे, कम हुआ है। लाभ कैसे मिलेगा, एक बात मुझे बताओ कि पहले एक जहाज, ठीक है, मान लो कि ये एक जहाज है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा बंदरगाह है, ठीक है। तो अब अगर ये जहाज इस बंदरगाह पर जा रहा है, ठीक है, यहां पे जा रहा है, रुकेगा, ठीक है, सामान अनलोड करेगा, नया सामान भरेगा, फिर वापस जाएगा, तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी है, बहुत देरी लगाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो हम पहले देखते थे कि जो जहाज है ना, जितना देरी करेगा वापस जाने में, जाहिर सी बात है जितना देरी से पहुंचेगा उतना देरी से फिर वापस भी जाएगा, ठीक है। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो पूरी प्रक्रिया में टाइम कितना लग रहा था पहले हमारे फाइनेंशियल 2024 में, तो लग रहा था 48 घंटे, ठीक है। पर वही चीज जब हमने देखी कि कब 2025 में, है ना, तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी कि एक बंदरगाह जा रहा है, माल अनलोड कर रहा है, रुक रहा है, वापस नए माल की अपने जहाज में भर रहा है, तो उस पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, पहले के मुकाबले ये जो समय था वो कम हुआ है। तो ये कितना समय लग गया अब 2025 में, तो ये 30 घंटे बोल रहा है, ठीक है, यानी कि 48 से 30 घंटे हो गया। अब जाहिर सी बात है एक जहाज जितनी जल्दी आना जाना करेगा, तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा बंदरगाह जो क्षेत्र है हमारा उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब एक तरफ हम देखें कि एक जहाज है ही, पूरा समय इतना लगा रहा है, ठीक है, दूसरी बार माल लेके जा ही नहीं पा रहा, तो लाभ कहां से मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ एक जहाज है जो जल्दी से जल्दी चीजों का लेन देन कर रहा है, ठीक है, जल्दी से माल लेके आ रहा है और जल्दी माल लेके जा रहा है, तो उसको लाभ ज्यादा होगा, ठीक है। सिंपल आई बात समझ में। तो ये कहलाता है अपना औसत कंटेनर टर्न अराउंड समय, ठीक है। चलो इसका हम थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं, क्या बताता है ये कि भारत सरकार निवेश और अवसंरचना क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर पूंजीगत व्यय कर रही है, ठीक है। रेलवे, सड़क, उड्डयन और जलमार्ग क्षेत्रों में किए गए सुधार लॉजिस्टिक दक्षता, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है।
अब बात करें कि अवसंरचना के सतत विकास से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जैसा कि हमने हमारे 5वें चैप्टर में देखा था कि हमें 2047 तक विकसित बनना है, जिसमें हमने पहले क्षेत्र में देखा कि हमें विनियमन, पहले जो हमारा 5वां अध्याय था उसमें हमने देखा कि हमें हमारे जो नियम है उनमें थोड़ा सा सुधार करना है। वहीं अगर हम यहाँ पे अपने सेक्टर वाइज डिवाइड करके देखें तो वहां भी हम बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं और उन योजनाओं के माध्यम से हम सुधार भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सुधार हुए हैं, इन सुधारों के माध्यम से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये समझ में आया होगा, इसके की पॉइंट्स आपने देखे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अगले अध्याय से। हमारा अगला अध्याय है अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है उद्योग और व्यापार सुधारों की पूरी कहानी। देखिए, अगर पूरी कहानी की बात आती है तो ये कहानी स्टार्ट होती है 1991 में एलजीपी रिफॉर्म से, है ना, एलजीपी रिफॉर्म से। ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आज की तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लाइसेंसिंग प्रथा है उसको समाप्त किया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एफडीआई लेके आने की बात की। ठीक है, और भी जो उद्योग जगत में ऐसे नियम थे, ठीक है, उद्योग जगत के नियमों को क्या किया, लचीला किया, है ना। और इन सब के पीछे सिर्फ उद्देश्य एक था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। ठीक है, राइट, ये कहानी यहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, उस समय हमने ये सारे की पॉइंट यूज किए, तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट की। पर आज हम हमारे उद्योग जगत में सुधारों के लिए हम कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, तो कई सारे कदम उठा रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, मेक इन इंडिया, गतिशक्ति प्रोजेक्ट, है ना, गतिशक्ति परियोजना। तो ये कुछ कदम हैं जिनके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट करती रहे। ठीक है, विकास होता रहे, तो साथ ही साथ लोगों का विकास हो इसमें। चलिए, तो हम इस पूरे अध्याय को हम डिटेल में समझेंगे कि उद्योग व्यापार सुधारों की पूरी कहानी किस तरह से चली और कितना विकास हुआ और कितना किस क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हमें और अधिक कार्य करने की जरूरत है, सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम एक छोटे से परिचय के साथ। ओके, यह है आपका ग्राफ पूरा, और पहला परिचय जो हमें बताता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में कितना 6.2% की हमने वृद्धि देखी है। ठीक है, जिसका मुख्य रूप जो है वो बताता है कि बिजली निर्माण क्षेत्र के द्वारा कहीं ना कहीं ये संचालित होगी मुख्य रूप से। ठीक है, पहले पॉइंट हमने देखा कि वृद्धि हमने कितनी देखी, तो 6.2%। किस क्षेत्र में, तो विनिर्माण क्षेत्र में। और कौन सा वित्तीय वर्ष, तो 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि अगर हम भारत की तुलना वैश्विक स्तर पे हम करें तो वो हमें कितनी बताती है कि भारत का वैश्विक विनिर्माण, ठीक है, 2.8% है। यानी कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक स्तर पे 2.8% की हिस्सेदारी निभा रहा है। वहीं अगर हम अपनी तुलना चाइना से करें, ठीक है, तो चाइना का जो भाग है, ठीक है, वो है 28.8%। यानी कि चाइना 28.8 है, जिससे भारत के लिए, ठीक है, विकास की अपार संभावनाएं बनती। ठीक है, यानी कि अभी हम इस जो रेस है उसमें काफी पीछे हैं, हमें और अधिक सुधार की जरूरत है ताकि हम आर्थिक विकास कर पाए। राइट, चलिए हम चलते हैं हमारे जो कोर क्षेत्र हैं। ठीक है, कोर एरियाज होते हैं जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और कोर एरिया जब इतने इंपॉर्टेंट है तो हम उम्मीद करते हैं कि सर्वे से हम उन पॉइंट्स को निकालें जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो हमारे 8 कोर एरियाज है उनमें से पहला कोर एरिया जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ये है कि सीमेंट के उद्योग के बारे में, सीमेंट के बारे में। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक के मामले में सीमेंट के भारत का नंबर आता है विश्व में दूसरे स्थान पर। ठीक है, और प्रति व्यक्ति जो खपत है भारत की वो कितनी है, 290 किलोग्राम, और वही वैश्विक औसत कितना है, 540 किलोग्राम। मोटा मोटी हम एक अंदाजा लेके चल रहे हैं अपने साथ। ठीक है, अब हम दूसरे कोर एरिया की बात करें तो स्टील के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टील की मांग है ना, अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्र की वृद्धि। अब 2-3 चीजें हम देखने को मिल रही है हमें कि इसकी जो मांग है, स्टील की जो मांग है, अंतिम उपयोगकर्ता क्षेत्रों की वृद्धि देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय इस्पात नीति हम लेके आए हैं
जो कि हमें बताती है कि हमें 2030 तक, है ना, इस्पात के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में हमें क्या होना है, 2030 तक भारत को आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य क्या है, तो राष्ट्रीय इस्पात नीति का ये लक्ष्य है, राइट। और दूसरी चीज बताती है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, इस योजना के तहत हमने स्टील को रखा है, जो कहीं ना कहीं सरकार इस योजना के माध्यम से स्टील के क्षेत्र में विकास के लिए अलग से जो क्या बोलते हैं वित्त का आवंटन करेगी। ठीक है, ताकि स्टील के निर्माण में, माफ करना, हाँ, ताकि स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में और ज्यादा वृद्धि हो सके, विकास हो सके, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, क्या बताता है, स्टील स्क्रैप रिसाइकिल नीति, है ना, कारगर पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है। अब एक नई चीज निकल के आई है सर्वे में। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि मान लो हम लेके चलते हैं, मान लो कोई एक ए नाम की वस्तु है, ठीक है, माफ करना, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, ये ठीक है, मान लो ए नाम की कोई वस्तु है, ठीक है, जो कि किस चीज से बनी हुई है, जो कि स्टील से बनी हुई है। ठीक है, इस वस्तु का हमने प्रयोग कर लिया 4 साल। अब ये वस्तु कैसी हो गई, जाहिर सी बात है ये वस्तु हो गई पुरानी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इस पुरानी वस्तु को रिसाइकिल कर लें, है ना, या तो हम इस पुरानी वस्तु को रिसाइकिल कर लें और इसका हम रीयूज कर लें। ठीक है, पहला हमारे पास हम ये काम ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हम फिर से स्टील लें और हम उसी तरह की, यानी कि ए वस्तु जैसी हम दूसरी नई वस्तु बनाएं। अब देखो इसमें क्या होगा कि हम मान लो नई स्टील वाली वस्तु बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें और एक्स्ट्रा, है ना, स्टील लेनी पड़ेगी, तो स्टील की जो खपत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ठीक है, मानते हुए वाली बात। वही दूसरी तरफ हम देखें कि अगर हम जो पहले वस्तु बन चुकी है अगर हम उसका रिसाइकिल करके हम रीयूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें एक्स्ट्रा जो स्टील है उसका हमें प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे पास पहले से ही रॉ मटेरियल उपलब्ध है हम उसमें अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पद्धति ज्यादा अच्छी है, राइट, और इससे कहीं ना कहीं हमारा जो स्टील बच रही है तो ये हमारे लिए कुछ हद तक अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, और रिसाइकिल के मामले में देखा जाए तो भाई जो फालतू का वेस्ट मटेरियल होगा फिर उसमें बचने में भी कहीं ना कहीं हमें सहायता मिलेगी। समझ में आई बात, क्या होती है स्टील स्क्रैप रिसाइकल नीति। ओके, ये हो गया हमारा इस्पात के मामले में। अब हम तीसरे क्षेत्र पे चलते हैं जो है रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग। ये क्या बताते हैं, भारत इनका एक शुद्ध आयातक है। शुद्ध आयातक का मतलब क्या होता है कि हम पेट्रोकेमिकल की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, मंगाते ज्यादा हैं बजाय किसके, भेजने के, यानी कि हम आयात जो है वो ज्यादा करते हैं बजाय किसके, निर्यात के। अगर जब हम निर्यात की अपेक्षा आयात बहुत ज्यादा अधिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको कहेंगे शुद्ध आयातक बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, 45% पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती का आयात करता है। चलो ठीक है, हमने देख लिया कि भाई हम रासायनिक पेट्रोकेमिकल के मामले में शुद्ध आयातक है, राइट। अब हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुओं की, तो तकनीकी अंतर के कारण, अब देखो पहली बात तो प्रॉब्लम ये है भारत में कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का निर्माण भी करते हैं तो हम बाहर से वस्तुओं को लेके आके भारत में असेंबल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम तकनीकी तौर पे देखा जाए तो बाकी के देशों पर ही हम निर्भर हैं, राइट। तो अब इस तकनीकी अंतर के कारण भारत उन्नत मशीनों के लिए आयात पर निर्भर है। जो चीज मैंने अभी आपको बताई वही कहीं ना कहीं सेंटेंस बोल रहा है। अब बात करें कि हम सरकार स्मार्ट निर्माण और इंडस्ट्री 4 को बढ़ावा दे रही है, कैसे। अब देखो कहीं ना कहीं हमें तकनीकी तौर पे निर्भर होना है, इसलिए हम सरकार स्मार्ट निर्माण यानी कि इस तरह की जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, राइट, और इंडस्ट्री 4 को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्री 4 से पहले इंडस्ट्री 1, 2, 3 पर भी हम ध्यान देंगे, देखेंगे कि वो क्या है। देखो पहले अगर हम बात करें इंडस्ट्री 0.1, ठीक है, ये आई अपनी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसमें हमने किस चीज का प्रयोग किया, तो हमने इसमें प्रयोग किया भाप का। ठीक है, वही हम बात करें अपनी इंडस्ट्री 0.1 के साथ 0.2, राइट, तो ये आई 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसमें हमने बिजली का प्रयोग किया। ओके, बिजली का प्रयोग, राइट, बिजली के प्रयोग पर हमने तवज्जो ज्यादा दिया। ठीक है, अब हम बात करें इंडस्ट्री 0.3, इंडस्ट्री 0.3 की अगर हम बात करें तो ये आई 20वीं शताब्दी में, जिसमें हमने कंप्यूटर
कंप्यूटर आधारित, है ना, इंडस्ट्री पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, राइट। अब वही हम देखें हमारी इंडस्ट्री 0.4 यानी कि जो आज की यानी कि 21वीं शताब्दी की जो इंडस्ट्री है, तो इसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं किस पे, एआई आधारित। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी शताब्दी में और किस शताब्दी में हमने किस क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया, तवज्जो ज्यादा दिया, तो वो भी आपने समझा होगा, राइट। तो आज की जो इंडस्ट्री है वो है 0.4 वाली इंडस्ट्री, जिसमें हम एआई आधारित चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग भी पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स, आप भी देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में पेरिस में एआई समिट हुआ है, तो जबकि भारत में जिसने सह अध्यक्षता निभाई है। तो आप एक बात बताओ, इस तरह के समिट में अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, ठीक है, और एआई आधारित पे हम बात कर रहे हैं और कई सारे आउटकम लेके आ रहे हैं और हम उन पे योजना बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय में एआई हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है और हमें हमारी क्षमताओं को एआई के आधारित कौशल निर्माण करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये हम देख सकते हैं, राइट। चलिए हम चलते हैं अगली चीज पे। क्या है हमारा अगली चीज, हमें बताता है समर्थ। क्या है ये, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, यानी कि ये एक उद्यम केंद्र है जब विभिन्न संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। अब ये जो समर्थ है, ठीक है, बेसिकली समझना, एक ये हब तरह के हैं, इनको विभिन्न संस्थानों में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। यानी कि मान लो कोई स्टार्टअप से संबंधित है या फिर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, किसी भी तरह की आपको जानकारी होगी तो वो इस हब के माध्यम से दी जाएगी और जहां पे लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है, समर्थ बनाया जाएगा, राइट। समझे इस बात को। आगे चलते हैं हम हमारे अगले क्षेत्र पे, जो है ऑटोमोबाइल, यानी कि प्रमुख विनिर्माण उद्योग ऑटोमोबाइल वाला। तो इसमें क्या बताता है हमें कि घरेलू बिक्री वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक है, कितनी बढ़ी है, 12.5%, इसमें हमने वृद्धि देखी है, राइट। और सरकार ने पीएलआई योजना को एक और वर्ष के लिए इसमें बढ़ा दिया है। जब जाहिर सी बात है हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, आउटकम अच्छे मिल रहे हैं हमें, तो जाहिर सी बात है हम यही करेंगे कि हमने पीएलआई योजना के तहत ऑटोमोबाइल को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। यानी कि पीएलआई योजना के तहत ऑटोमोबाइल को हम एक साल और, है ना, अधिक ध्यान देंगे, उस पर अधिक निवेश करेंगे और उससे संबंधित जो भी कुछ योजनाएं होंगी उनका हम पालन करेंगे, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अगर हम बात करें तो भारत अब 99% स्मार्टफोन का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जिसमें आयात निर्भरता घटी है। हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि भारत स्मार्टफोन का निर्माण कर रहा है और आयात निर्भरता क्या है, वो कम हुई है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये आप सबका बहुत फेवरेट टॉपिक होगा क्योंकि स्मार्टफोन की बात चल रही है, ठीक है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहल से उत्पादन और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है, डिजिटल इंडिया से और मेक इन इंडिया से। जैसे मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया था, जाहिर सी बात है कि ये कुछ योजना है ना, जो 1991 में हमने जो कदम उठाए थे तब हमें इतना ज्यादा फायदा मिला था, और आज के इकोनॉमिक्स के दौर में अगर हम इस तरह की योजनाओं से या फिर इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें हमारी अर्थव्यवस्था में भी कुछ ना कुछ फायदे हमें जरूर देखने को मिलेंगे, राइट। हालांकि भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 4% हिस्सा है। अब लेकिन हम अगर अपने भारत के स्तर पे देखें तो हम ये पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं कि भाई हमारे पास आत्मनिर्भरता कम हो रही है ना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के तहत हम चीजों को खुद बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। पर अगर हम इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो तुलनात्मक रूप से हमें चीजें ये देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में केवल 4% हिस्सा है। किसका? भारत का, क्योंकि इसमें डिजाइन और घटकों के विकास में प्रगति सीमित है। अभी हमारे पास डिजाइन में और घटक के मामलों में जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं सीमित है, इसलिए हमारा वैश्विक बाजार में जो योगदान है वो सिर्फ अभी कितना है, 4% है। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले कोर सेक्टर पे, जो कि है टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग, ठीक है। भारत का वस्त्र निर्माण में 11% का योगदान देता है, ठीक है, और जूट का शीर्ष उत्पादन है। इसको ध्यान रखना कि भारत जूट के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। वही अगली चीज हम देखें कि भारत कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में दूसरा। देखो जूट के मामले में पहला, ठीक है, और बात करें कपास के मामले में, रेशम के मामले में और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन के बारे में, तो उसमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर किसका आ रहा है? भारत का आ रहा है, ठीक है। सीमेंट के मामले में हम दूसरे हैं, राइट। उत्पादन के मामले में कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन के मामले में भी हमारा दूसरा स्थान है, पर जूट के मामले में हमारा पहले नंबर पे स्थान है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैश्विक कपड़ा निर्यात में, कि विश्व में कपड़ा भेजने में भारत की 4% हिस्सेदारी है, ठीक है, और तकनीकी वस्त्रों में भारत 5वें स्थान पर आता है। अब बात करें हम नॉर्मल कपड़ा की, जब हम बात कर रहे हैं उसको निर्यात में भारत 4% हिस्सेदारी के साथ विश्व में अपनी स्थिति बनाए हुए है। वही अगर बात करें कि तकनीकी वस्त्रों में भारत 5वें स्थान पर है,
तकनीकी वस्त्र मतलब कौन से होते हैं भाई? वैसे वस्त्र जैसे कि मान लो जैसे फायर जैकेट हो गई, ठीक है, और भी ऐसे वस्त्र जैसे कि मान लो जब कोविड आया था, ठीक है, तो जब डॉक्टर्स ने अपने लिए जो सेफ्टी एज अ पूरे एप्रिन जो पहन रखे थे, ठीक है, तो वो ये जो सारे वस्त्र आते हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल में, ठीक है, सॉरी, हाँ सही कह रही हूँ मैं, तकनीकी वस्त्रों में। समझ में आई तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं, ठीक है। तो तकनीकी वस्त्रों में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? तो 5वें स्थान पर है। पर लेकिन जब चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं, पर लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। तो चुनौतियां इस तरह से हैं कि एमएसएमई का दबदबा, जिससे उत्पादन लागत और दक्षता प्रभावित होती है, ठीक है। देखो एमएसएमई बेसिकली ऐसे उद्योग हैं जो अभी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उन पे इतना ज्यादा हमें इफेक्ट डालना या फिर जल्दी से जल्दी रिजल्ट शो करे, तो इस तरह की चीजें उनके साथ हम नहीं कर सकते। उन्हें टाइम की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो दबदबा अधिक ना बनाते हुए जाहिर सी बात है इनको विकास के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पहली चीज तो ये है। और कपास पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक कम होती है, ठीक है। हम मान लिया कपास के नंबर पे हम दूसरे स्थान पर आ रहे हैं, पर लेकिन इस पे इतनी ज्यादा निर्भरता, ठीक है, जो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। हमारे पास सीमित एफडीआई है अभी, और तकनीकी प्रगति में कमी है, आयातित मशीनों पर हमारी निर्भरता ज्यादा है। देखो चुनौतियां सारी आपके सामने हैं, सब आप जानते हो, समझते हो, ठीक है, पर लेकिन बात यही है कि ये सर्वे में चीजें बोल रही हैं, ठीक है, बस आपके अंदर जो चल रहा है, जो सर्वे में, उसको मैच कर देना, आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बताता है कि तकनीकी प्रगति में कमी आई है, प्रगति में कमी तो है ही हमारे पास, ठीक है, और क्या है, हम मशीनों पर जो आयातित निर्भरता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, राइट। कौशल अंतराल की अगर हम बात करें, जिसमें उत्पादकता और नवाचार में भी कहीं ना कहीं बाधा आती है, ठीक है। जैसे कि भारत में एक रिपोर्ट के माध्यम से देखा गया था कि जितने लोग ग्रेजुएशन पास होकर निकल रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट ही, 1 या 2% ही लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जिनके अंदर कौशल है, जो काम कर सकते हैं। बाकी के सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कौशल निर्मित नहीं हो पाया, ठीक है। तो हमारे पास एक और नई चुनौती है कि कौशल का विकास ना हो पाना, जिससे हम कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में पीछे चले जा रहे हैं, राइट। अगली चीज हम देखते हैं दवा उद्योग में, फार्मास्यूटिकल में, कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक देश है, और इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 10.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि भी हुई है। और हमारा क्या बोलते हैं, क्षेत्र भी, सॉरी, किस नंबर पे आ रहे हैं वो भी हमारा ठीक ठाक है कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो पीएलआई योजना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और आयात पर निर्भरता को कम किया जा रहा है, ठीक है। भाई पीएलआई मैंने आपको बता दिया कि पीएलआई बेसिकली क्या करती है, ठीक है, तो हमने इन दवा उद्योग को भी पीएलआई के अंदर लेके आए हम, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री योजना के माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं जो हमारा दवा उद्योग है उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 चीजें हमने देखी इसमें, तो एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देती हूँ, ताकि जो हमारे की महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमारे सामने है, ठीक है। परिचय में हमने देखा सबसे पहले कि भाई विनिर्माण क्षेत्र में भारत ने कितनी वृद्धि की है, तो 6.2% की वृद्धि की है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर विनिर्माण में हम कितना योगदान दे रहे हैं, तो 2.8 का, वहीं चाइना 28.8% का कहीं ना कहीं भागीदारी दे रहा है अपनी, ठीक है। तो इससे हमें लगता है कि अभी हमें और मेहनत की जरूरत है। वहीं सीमेंट के मामले में देखा तो सीमेंट के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है उत्पादक के मामले में। और अगर हम खपत की बात करें तो विश्व स्तर पर हमारी खपत भी कितनी है, 290, और विश्व स्तर पर है 540। स्टील की हमने बात की कि हम इस्पात नीति लेके आ रहे हैं जो 2030 तक हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं हमने पीएलआई को हमने स्टील के साथ जोड़ा। पेट्रोकेमिकल के बारे में हमने देखा, ठीक है, कि पेट्रोकेमिकल में हम कहीं ना कहीं एक शुद्ध आयातक है, राइट, यानी कि हम ज्यादातर चीजों को मंगा रहे हैं। पूंजीगत वस्तुओं में हमने देखा, ठीक है, कि हमने जो उन्नत मशीनों के आयात पर हमारी निर्भरता अभी भी बनी हुई है, लेकिन हम स्मार्ट नीति और इंडस्ट्रियल 4.0 के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। समर्थ की अगर हम बात करें तो समर्थ एक ऐसे हब बना रहे हैं जहां हम स्टार्टअप से संबंधित, ठीक है, उद्योग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वहां हम एक हब के अंदर सारी लोगों को सिखाएंगे, समझेंगे, ठीक है, ताकि लोगों का कौशल विकास हो सके, राइट। ऑटोमोबाइल उद्योग में हमने देखा कि ऑटोमोबाइल को भी हमने पीएलआई योजना के तहत 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देखा है कि हम अपने यहाँ पे निर्माण ज्यादा कर रहे हैं, हमने आयात पे जो हमारी निर्भरता है वो कम हुई है, पर लेकिन विश्व स्तर पे अगर हम इसकी हम बात करें तो भारत में केवल 4% हिस्सा है विश्व स्तर पे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं डिजाइन और घटकों के विकास की प्रगति के कारण हम सीमित हैं। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो जूट में हमारा पहले नंबर पे है, कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर पर हमारा दूसरा नंबर है, ठीक है। और वहीं हम तकनीकी वस्त्रों के बारे में बात करें तो भारत का 5वें नंबर पे ये स्थान आता है, राइट।
चुनौतियां हमने बहुत सारी देखी, एमएसएमई के लिए चुनौती देखी हमने, कौशल विकास से आधारित हमने चुनौती देखी, कपास पर अत्यधिक निर्भरता देखी हमने, ठीक है, तकनीकी निर्भरता हमारी अन्य देशों पर भी ज्यादा है और एफडीआई सीमित, ये भी एक चुनौती का कारण है हमारे पास, ठीक है। वही हमने फार्मास्यूटिकल में भी देखा कि भाई विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा जो उत्पादक देश है कौन, भारत, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में भी कहीं ना कहीं इसमें हम वृद्धि देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी हम पीएलआई को हमने दवाई उद्योग से जोड़ा है ताकि हम इस क्षेत्र में कुछ और बेहतर कर पाए, राइट। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो व्यापार सुधारों के तहत भारत उद्योग में निवेश को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। स्टील, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में नीति सुधारों से विकास को बल मिल रहा है। एफडीआई प्रवाह को बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और उद्योग में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता हमें महसूस की है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, उद्योगों से संबंधित, जिसमें हमने अपने कोर एरियाज को देखा, जिसमें हमने देखा कि कितनी विकास हो रहा है, कितनी कमी हो रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे अध्याय 8 इकोनॉमिक सर्वे का 8वां अध्याय को, जो कि बताता है हमारे सेवाओं के बारे में, ठीक है। देखते हैं क्या बताता है कि जो हमारी सेवाएं हैं ये पुरानी योद्धा के लिए अब एक नई चुनौतियां हमारे सामने लेके आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक जितना सर्वे देखा समझा तो हमें ये समझ में आया है कि हमारे जो 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, है ना। हमने देखा है कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है सेवा से संबंधित, ठीक है, ये एक पुराने योद्धा की तरह हमारे साथ है, ठीक है, पुराने योद्धा की तरह हमारे साथ है, पर लेकिन इस पुराने योद्धा के लिए भी अब कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, जो कि सर्वे में बताया गया है, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों में ये जो तृतीय क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं लाभ की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है या फिर अधिक है, ठीक है। तो देखेंगे इस वाले पार्ट को, अध्याय नंबर 8 को, कि इसमें किस तरह की चीजें चल रही हैं, कहाँ विकास हुआ है, सब कुछ पूरी तरह से हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक सिंपल इंट्रोडक्शन के साथ, जो हमारे सेवाएं जो पुराने योद्धा के लिए एक नई चुनौतियां लेके आ रही हैं उससे संबंधित। देखो क्या बता रहा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान, है ना, सकल मूल्यवर्धन में वित्त वर्ष 2014 में 50.6% था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर कितना हो गया, 55 हो गया। यानी कि प्राथमिक अग्रिम अनुमान की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, देखो माफ करना देखो जो जीवीए होता है अपना वो क्या है, देखो जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। यानी कि एक साल में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, ठीक है, उसका पूरा जो लेखा जोखा हमारे सामने निकल के आया है वो बता रहा है अपना ये जीवीए, ठीक है। तो क्या बता रहा है जीवीए में वित्त वर्ष 2014 में कितना सेवा क्षेत्र का जो योगदान बता रहा है, ठीक है, वो कितना था, 50 था। वही 25 में ये बढ़ के कितना हो गया है, 55 हो गया, यानी कि वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में, ठीक है। वैश्विक अगर हम सेवाओं में निर्यात की बात करें, यानी कि जो व्यक्ति, ठीक है, ये मान लो कोई भारत का व्यक्ति है, अगर वो नेपाल में जाके काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये सेवाओं का निर्यात हुआ, ठीक है। तो वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का 2023 में 4.3% हिस्सा था, जिससे यह 7वें स्थान पर था, ठीक है। कब की बात चल रही है, 2023 की बात चल रही है। अब यह क्षेत्र भारत की कुल कार्यबल का 30% रोजगार प्रदान करता है, यानी कि जो व्यक्ति यहां से किसी दूसरे देश में जाते हैं, ठीक है, सेवाएं देने के लिए, तो उस कार्यबल की बात चल रही है। तो ये कार्यबल लगभग 30% रोजगार प्रदान करता है। चलिए ठीक है, भारत में बात करते हैं हम अगली, कि भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन क्या है। अब भारत में देखते हैं, ठीक है, कि सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान देती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमने अपना क्या बोलते फॉर्मूला देखा था कि जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना। तो क्या बता रहा है कि जीडीपी में योगदान दे रहा है ना। जैसे कि कैसे, कि विनिर्माण क्षेत्र में सेवाओं का बढ़ता उपयोग, जैसे विनिर्माण क्षेत्र में सेवाओं का बढ़ता उपयोग, कैसे कि अगर मान लो किसी एक उद्योग है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री में, ठीक है,
और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमें सेवाएं देने की आवश्यकता है, वहां पे किसी मैनेजर की जरूरत होगी, ठीक है, किसी केयर टेकर की जरूरत होगी। तो इस तरह की अगर हम उद्योग में रोजगारों का अगर हम विकास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात ये कहलाता है कि विनिर्माण क्षेत्र में सेवाओं का बढ़ता उपयोग। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, कपड़ा बना रही है, ठीक है, अब साथ ही साथ वो कंपनी कुछ इस तरह की पॉलिसी भी लेके आए कि हम आपको ऐसी सेवाएं भी देंगे कि हम आपके अनुसार, है ना, कपड़ों को डिजाइन कर सकें। यानी कि हमने मतलब उस कंपनी ने क्या किया, अपने पास 2-3 ऐसे जो कपड़े निर्माता के संबंध में, जो कपड़ों की डिजाइन से संबंधित है ना, जो फैशन डिजाइनर होते हैं, आपका ना, जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनको हायर कर रखा है, और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी सेवाएं दे रहे हैं कि आप अपने अनुसार या फिर उनके अनुसार जो आपके ऊपर सूट करेगा ऐसे कपड़ों का भी निर्माण करवाओ। तो ये जो एक्स्ट्रा सेवाएं दी जा रही है, तो ये क्या हो रहा है कि हम कपड़ा बना भी रहे हैं, साथ साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आजकल के जमाने के अनुसार किस तरह के कपड़ों का हमें यूज करना है, तो वो फैशन डिजाइनर आपको बता सकता है। तो ये क्या हो गया, विनिर्माण के साथ साथ सेवाओं का प्रदान। ठीक है, सेवा क्षेत्र में प्रमुख उद्योग शामिल हैं, जैसे कि व्यापार की हम बात करें, मरम्मत की बात करें, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट आदि। यानी कि सेवा क्षेत्र में ये सारे उद्योग जो काम करते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र का जो एक जो दायरा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापक है। ठीक है, कि अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो भी कहीं ना कहीं इसको एक सेवा देना बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब पहले के जमाने में ये अलग एक मेथोलॉजिकल थी, पर आज कुछ और चीजें चल रही हैं। ठीक है, डॉक्टर ने अगर किसी मरीज को देखा तो जाहिर सी बात है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो सेवा के क्षेत्र में आ रही हैं, कि सेवा का जो क्षेत्र है वो अपने आप में काफी बहुत व्यापक है। ठीक है, पर ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। राइट, देखो, सेवाओं में व्यापार की अगर हम बात करें तो भारत के कुल सेवा निर्यात का लगभग 70% हिस्सा कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का होता है। यानी कि अगर सेवा देने के लिए भारत से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो 70% उसमें होता है कंप्यूटर सेवा और व्यावसायिक सेवा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम बात करें कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय सेवाओं के निर्यात वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 देशों में बना हुआ है। यानी कि भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है, जो सेवा निर्यात में आता है। यानी कि भारत से पहले 4 देश हैं जो कहीं ना कहीं टॉप सेवा निर्यात में आ रहे हैं। ठीक है, तो बार ये बता रहे हैं कि भारत सेवा के निर्यात के वृद्धि के मामलों में शीर्ष 5 देशों पे बना हुआ है। क्लियर है सभी बात को? चलो आगे हम देखते हैं, आगे क्या बताता है हमें कि लॉजिस्टिक और भौतिक संपर्क आधारित सेवाओं में प्रगति। अब ये हम देखते हैं। हाँ, पहले हम देखते हैं रेलवे के माध्यम से कि भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा नेटवर्क है। लॉजिस्टिक के माध्यम से देखते हैं हम चीजों को लाने ले जाने, खुद की वहन क्षमता के आधार पर, ये हम पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं ध्यान से। ठीक है, और भौतिक संपर्क आधारित सेवा जो हम देख रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डीप एनालाइज करेंगे। ठीक है, वित्त वर्ष 24 में यात्री यातायात में 8% की वृद्धि की गई है। यात्रियों के यातायात में 8% की वृद्धि हुई है। अब जाहिर सी बात है, वृद्धि हुई है तो इसका हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देख सकते हैं भाई कि हमारी जो लॉजिस्टिक क्षमताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पहले से सुधार हुआ है, इसलिए हम ये वृद्धि देख पा रहे हैं। ठीक है, राजस्व कमाने वाले माल भाड़े में, है ना, वित्त वर्ष 2024 में 5.2% की वृद्धि हुई है। कि भाई जो राजस्व कमाने वाला जो माल भाड़ा है, यानी कि मान लो कोई एक जहाज आया है सामान लेके और हमने उसके सामान को कुछ समय के लिए अपने पास रखा है और उसके बदले में हम भाड़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजों में भी कहीं ना कहीं हमें वृद्धि देखने मिली है माल भाड़े में। तो वृद्धि कितनी है, 5.2%। अब इसमें क्या पॉजिटिव चीज देखें हम, तो पॉजिटिव इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो लॉजिस्टिक क्षमता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। यानी कि हमारी जो अवसंरचनाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। ये थे हमारा रेलवे के माध्यम से। अब हम देखते हैं सड़क के माध्यम से। तो कुल परिवहन सेवाओं में जीवीए में 78% का योगदान सड़क परिवहन का रहा है, जो सभी माध्यमों में सबसे अधिक है। ठीक है, यानी कि अगर हम रेल, सड़क और परिवहन की बात करेंगे, सॉरी विमान की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा किसका हमें देखने को मिलेगा, सड़क का। ठीक है, 78%। राइट, और वहीं हम विमानन की बात करें तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विमानन बाजारों में शामिल है। ठीक है, अब हम बंदरगाह और देखते हैं राजमार्ग और नौवहन। ये मैंने आपको पिछले अध्याय में ही पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी उड़ान की। ठीक है, तो ये योजना कहीं ना कहीं अपने आप में इतनी ज्यादा सफल हुई है जिसमें हर व्यक्ति को, ठीक है, आसान कीमतों पर हवाई जहाज की यात्रा करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चलिए
बंदरगाह, जहाज, जलमार्ग और नौवहन, ये क्या बताता है कि भारत ने समुद्री भारत दृष्टि 2030, थोड़ा सा हम इस पर देखेंगे कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ओके। और दूसरा है हमारे पास समुद्री अमृतकाल दृष्टि 2047 के तहत 2047 तक जहाज निर्माण और मरम्मत के क्षेत्र में शीर्ष 5 वैश्विक देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो समुद्री दृष्टि है वो बताती है कि हमें समुद्री जो बंदरगाह है, ठीक है, समुद्री बंदरगाह का हमें निर्माण करना है, ठीक है, कि हमें इस क्षेत्र में बेसिकली हम बंदरगाहों का इस तरह से निर्माण करें ताकि हमारी जो अवसंरचना है, समुद्री अवसंरचना है, वो बहुत अच्छे से विकसित हो सके, ठीक है। जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह रही हैं वो हम कमियों को दूर कर सके, किसके माध्यम से, समुद्री भारत दृष्टि 2030, ठीक है। और दूसरी तरफ है समुद्री अमृतकाल दृष्टि, है ना, 2047। ये क्या बताता है कि हमें 2047 तक जहाज निर्माण मरम्मत के क्षेत्र में, ठीक है, शीर्ष 5 वैश्विक देशों में शामिल होने का हमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये जो समुद्री अमृतकाल दृष्टि है ये अपने में बहुत सारे लक्ष्यों को लेके चल रहा है, ठीक है। इसमें है ना जहाज निर्माण भी आएगा, बंदरगाह निर्माण भी आएगा इसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो समुद्री परिवहन में, ठीक है, हम किस तरह की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की भी बात करेंगे इसमें, पर्यावरण संरक्षण की क्या करेंगे हम, बात करेंगे। यानी कि हमारा जो बंदरगाह है, जलमार्ग है और नौवहन है, ठीक है, हम इसका विकास करें, इसका विकास लेकिन हम इस तरह से करें कि साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारा विकास भी साथ ही साथ चलता रहे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने इसका देखा कि इसमें बंदरगाहों की क्षमता निर्माण की बात चल रही है, किसमें, समुद्री भारत दृष्टि में, और वहीं हम बात कर रहे हैं समुद्री अमृतकाल दृष्टि में। तो ये अपने आप में बहुत सारे लक्ष्यों को साथ लेके चल रहा है, ठीक है, जिसमें जहाज निर्माण और मरम्मत के क्षेत्रों में भारत को शीर्ष 5वें स्थान पर आना है, ठीक है। चलो और बात करते हैं कि भारत में 14,850 किलोमीटर की नौगम्य जलमार्ग लंबाई है, ठीक है, टोटल, जिसमें 26 जलमार्ग पहले से संचालित हो रहे हैं और ये 4,800 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ी सी एक डाटा इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने है। चलो आगे देखते हैं हम पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में। अब देखते हैं हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, पर्यटन कितना कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भारत ने कितना विकास किया है, ठीक है। पहली चीज हम देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान वित्त वर्ष 2023 में, हमारी जो महामारी आई थी, कोविड आया था उस टाइम पे, तब तक हम 5% तक पहुंच गए थे और 7.6 करोड़ नौकरियां उत्पन्न हुई थी। देखो बेसिकली क्या होता है कि जिस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा वहां पे विभिन्न तरह के रोजगार और नौकरियां अपने आप बढ़ती हैं, ठीक है। मान लो किसी कैसे कि मान लो कि कोई एक स्मारक है, ठीक है, स्मारक हो गया या कोई मंदिर हो गया, ठीक है, अगर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, या स्मारक पहले से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इनसे यहाँ पे जब लोग घूमने आएंगे तो उनको रुकने के लिए होटल चाहिए, ठीक है, आराम के लिए, और खाना खाने के लिए उनको रेस्टोरेंट चाहिए, आने जाने के लिए उनको गाड़ी आदि की सहायता चाहिए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हमें सर्विस स्टाफ भी चाहिए, तो यहाँ रोजगार उत्पन्न हुआ, ठीक है। खाना, अगर हमने रेस्टोरेंट खोला है तो उसमें खाना बनाने के लिए हमें बावर्ची, है ना, और क्या बोलते हैं, वेटर वगैरह, इन सबकी जरूरत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हमने जो रोजगार है उसको उत्पन्न किया। और बात करें हम कि आने जाने के लिए, तो हमें कैब ड्राइवर्स हो गए या रिक्शा चालक हो गए, इन सारे लोगों की भी जरूरत है। तो जाहिर सी बात है जब पर्यटन का विकास होगा तो रोजगार के साधन अलग अलग तरीके से निकलेंगे और जाहिर सी बात है धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों का विकास होगा, इसमें लोगों का विकास होगा, राइट। अब बात क्या चल रही है कि भारत ने 2023 में विश्व पर्यटन प्राप्तियों में 1.8% हिस्सा हासिल किया है पर्यटन प्राप्तियों में, और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत 14वें स्थान पर रहा है। विश्व पर्यटन यानी कि भारत में जब लोग बाहर से भारत में घूमने आ रहे हैं तो उसमें भारत का स्थान है 14वां, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, हम पर्यटन के मामले में भी हमने देख लिया। अगला देखते हैं हम रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बेसिकली वही हो गया, ठीक है, कि फ्लैट के मामले में, घर के मामले में, विला के मामले में, दुकानों के मामले में, ठीक है, ये जो सारी चीजों के लेन देन की अगर कोई बात करेगा तो वो कहलाता है रियल एस्टेट, ठीक है। देखो रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी कि RERA के लागू होने के बाद भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 79 देशों में से 31वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि भारत का जो स्थान है वो है 31वां, ठीक है। सूचकांक इतना ज्यादा प्रसन्नजनक तो है नहीं, ठीक है, पर लेकिन 89 देशों में भारत है 31वें स्थान पर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की जो RERA है, इसके आने के बाद कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में
बहुत कुछ सुधार हुए हैं, ठीक है। रियल एस्टेट मतलब बेसिकली आप समझ लो कि अगर कोई एक फ्लैट है, ठीक है, तो उसको किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को बेचना है तो उसके बीच में, ठीक है, यानी कि एक मीडिएटर होता है जिसको हम बिल्डर बोलते हैं, तो उसके माध्यम से सारी चीजें लेन देन की बातें चलती हैं, ठीक है। अब जब से ये पहले ऐसा होता था कि जो व्यक्ति फ्लैट खरीदना चाहता है या घर खरीदना चाहता है, या मान लो कि एक बिल्डिंग बन रही है अभी, तो उसमें अपना एक फ्लैट पहले से बुक करवा दिया। अब बाद में पता चला कि उसमें इतनी ज्यादा धांधली हुई, ठीक है, पता ही नहीं चला कि बिल्डिंग कभी बननी भी थी या नहीं बननी थी। तो जिस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके अपनी सेविंग करके अपने पैसे दिए उस बिल्डर को, और वो बिल्डर का भी नहीं पता चला वो कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें चल रही थी, जो गतिविधियां हो रही थी, उन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ये प्राधिकरण आया, ठीक है। अब इस प्राधिकरण में कौन कौन सी सुविधाएं थी? तो इस प्राधिकरण में पहली सुविधा ये थी कि जो बिल्डर होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा, पहली चीज, ताकि उसके बारे में पता हो हमें कि भाई जो व्यक्ति है ना बेचने करने का काम कर रहा है वो ठीक है, ऑथेंटिक है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, ठीक है, यानी कि जो बिल्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बेचने वाला है, इसको पूरी जानकारी देगा खरीदने वाले को, ठीक है। बिल्डर पूरी जानकारी देंगे, जिन व्यक्ति ने पैसा दिया है उनको पूरी जानकारी बताते रहेंगे कि भाई कहाँ है आपका घर, कितने फ्लैट में होगा, पैसे वैसे, मतलब सारी चीजें जो होंगी सारी रिकॉर्डेड रहेंगी, सब कुछ दस्तावेजों के तहत होगा, ठीक है। दूसरी बदलाव ये हुआ। तीसरी चीज ये देखी कि भाई जो खरीदार है ना, खरीदार ने अगर अपना एडवांस दिया है तो उस एडवांस का जो प्रयोग होगा वो सही किया जाएगा, सही प्रयोग किया जाएगा, किसके माध्यम से? जो बिल्डर है उसके माध्यम से, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एडवांस दिया है वो एडवांस खर्च हो गया, उस एडवांस का प्रयोग अगर करना है बिल्डिंग बनाने में, उनकी सेवाओं को देने में, तो भाई उसी में प्रयोग करोगे आप, और अदर किसी चीज में आप प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये प्राधिकरण आया और इस प्राधिकरण के माध्यम से इतने सारे चेंजेस किए गए, उसके बाद हमने देखा कि भाई कि रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का 89 देशों में से 31वें स्थान पर कौन आया? भारत आया, ठीक है। पर इसमें कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। तो चुनौतियां इस तरह से हैं कि डिजिटल परिवर्तन है ना, और स्वचालन, यानी कि सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन से नौकरियों का पुनर्गठन हो रहा है, जिससे कुछ पारंपरिक नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। नवाचार और कौशल विकास, यानी कि सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए श्रमिकों को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने की भी हमें कहीं ना कहीं क्या है? आवश्यकता है, राइट। और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, यानी कि वैश्विक सेवा निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे भारतीय कंपनियों की गुणवत्ता, लागत, प्रभावशीलता पर ध्यान देना होगा। 3 चुनौती हमारे सामने है। पहली चुनौती है डिजिटल, ठीक है। तो डिजिटल परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है और उस परिवर्तन के साथ क्या भारत की जनता ताल मिला के चलने के लिए तैयार है? तो पहली चुनौती हमारे सामने आती है। दूसरी बताती है नवाचार और कौशल, जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि हम एआई की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे जाके एआई नौकरियों की कमी करेगी? तो क्या हम उस एआई को संचालित करने के लिए इतने ज्यादा ठीक हो सकते हैं या नहीं? तो हमें इस नवाचार और कौशल को विकास करना पड़ेगा, ये हमारे लिए दूसरी चुनौती है। वही तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की हम बात करें, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो सेवा निर्यात में है ना प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जैसे कि हम जापान में देखें, ठीक है, दक्षिण कोरिया में देखें, चाइना में देखें, तो वहां पे सेवा निर्यात के मामले में अलग ही चीजें चल रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस है। पर उनके मुकाबले अभी भारत में काम करने के लिए बहुत गुंजाइश बची हुई है, ठीक है। तो तीसरी चुनौती हमारे पास ये है, राइट। अगली चीज हम देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, समाधान हम क्या कर सकते हैं? तो समाधान हम ये कर सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में निवेश को हम बढ़ावा दें, ठीक है, ताकि व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल हो सके, ओके। कौशल विकास करें, ठीक है, ताकि कुशल मानव संसाधन तैयार हो। डिजिटल सेवाएं और नवाचार को बढ़ावा दें, ताकि भारतीय जो सेवाएं कंपनी है वो वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा रख सके, ठीक है, अपना एक विशेष स्थान बना सके, राइट। तो ये जो चुनौतियां थी उनके अगर हम ये समाधान करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो आज रैंक है सूचकांक में, विभिन्न सूचकांक में, तो वो रैंक हमारी सुधर सकती है, ठीक है, और भारत की जो छवि है वो और पहले से बेहतर हो सकती है। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो भारत का सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है, ठीक है। बदलते वैश्विक परिदृश्य से सेवा क्षेत्र को नवाचार, कौशल विकास और डिजिटल परिवर्तन को अपनाने में आवश्यकता होगी। उचित नीतियां और सरकारी हस्तक्षेप से भारत अपनी सेवा क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धा बना सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर और भी अधिक योगदान दे सकता है, ठीक है। ये था हमारा अभी तक आपके इकोनॉमिक्स के सर्वे के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका एक पार्ट और आएगा सर्वे का, और एक पार्ट आएगा बजट का। आपकी मुश्किल से मुश्किल 4 वीडियो या 5 वीडियो में आपका पूरा इकोनॉमिक और सर्वे है और बजट है,
वो मैंने आपका पूरा कवर मैं करवा दूंगी, ठीक है। हमारी एक वीडियो और आएगी सर्वे से लेके, तो हमारे बच्चे को जो 5 जो चैप्टर होंगे तो उसमें मैं कवर कराने की कोशिश करूंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सर्वे की क्लासेस पसंद आ रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर्वे। पता है मुझे थोड़ा सा रहता है, ये बोरिंग टॉपिक है, पर लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, है ना, सर्वे को लेके विशेषकर, तो हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।